हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमगुरु साइंस एकेडमी। माई सेल्फ अंकित भाटी। और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सबसे पहले हमको देखना होगा वेपर्स कब बनेंगे। या मान लो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक वाटर का सॉल्यूशन, वाटर है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास ये वाटर है, ठीक है। वाटर को मैंने हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया। वाटर को मैंने उसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने वाटर को हीट किया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और वाटर क्या इवापोरेट होना शुरू होगा, ठीक है। वाटर क्या होगा, इवापोरेट होना शुरू होगा। अब जो सबसे ऊपर रहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, इवापोरेट होना शुरू होंगे। अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी जरूर इससे नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सबसे ऊपर रहेंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा है, जिनकी एनर्जी कम है वो नीचे रहेंगे। तो ये क्या होंगे, इवापोरेट होना शुरू होंगे, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे। फिर नीचे जो दूसरे मॉलिक्यूल रहेंगे, वो ऊपर आएंगे, वो वापस यहाँ पे लेयर जमाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये इवापोरेट होता जाएगा और पूरा सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बीकर जो है वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी। अब अगर ये बीकर एम्प्टी हो गया तो हमारे काम की बात तो कुछ हुई नहीं, है ना। हमको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। अगर ये कंटेनर ओपन रहेगा तो ये सारी वेपर जो रहेगी ये क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। इस सॉल्यूशन में से वेपर जो है सारी एस्केप कर जाएंगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमने ओपन रखा है। तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। हमको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है। मतलब अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओपन कंटेनर की जगह मेरे को क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा। सर क्लोज कंटेनर लेने से फायदा क्या होगा, भाई क्लोज कंटेनर रहेगा। मान लो इस कंटेनर को मैं क्लोज कर दूं, इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, तो इससे फायदा क्या होगा, ये जो वेपर्स बनेगी ये अब एस्केप नहीं कर सकती बाहर, ये इस बीकर को छोड़ के जा नहीं सकती, ठीक है। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एक स्टेज पे क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कैसा आएगा सर, इक्विलिब्रियम ऐसा आएगा, धीरे धीरे मान लो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए, ठीक है, इवापोरेट हुए। अब वेपर को बाहर से ये करने की तो ये है नहीं, बाहर जाने की जगह तो है नहीं, एस्केप तो नहीं कर सकती, तो वेपर्स यहीं पे रहेंगी। तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ 4 वेपर 4 मॉलिक्यूल यहाँ बने तो 4 क्या होंगे, कंडेंस होके वापस लिक्विड भी बनेंगे, है ना। तो रेट ऑफ इवापोरेशन थोड़े समय बाद इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। अब आप बोलोगे सर कंडेंसेशन हुआ ही क्यों, भाई क्लोज वेसल है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यार ओपन वेसल होता तो क्या होता, वेपर एस्केप कर जाते तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नाम की चीज बनती ही नहीं, सिर्फ यही रिएक्शन होता, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता, एस्केप करते चले जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्लोज कंटेनर होने की वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वेपर वापस से क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल, मान लो इसके 4 मॉलिक्यूल ऊपर बने हैं, तो वापस से धीरे धीरे 1 2 3 4 एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इवापोरेशन का उतने ही मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होगा और वापस से उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड भी उतना ही हो रहा है और बैकवर्ड भी उतना ही हो रहा है, पहले फॉरवर्ड होगा, एक स्टेज पे आके बैकवर्ड शुरू हो जाएगा और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसी चीज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की सर क्या है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्चुअली है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। वेपर प्रेशर लिख लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर
भाई वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड, मतलब उसके लिक्विड के साथ अगर उसका वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इक्विलिब्रियम में उसी के लिक्विड के साथ उसी का वेपर जो बनाएगा इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। वहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। जैसे 298 केल्विन पे, एट 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन पे हमारे वेट पे वाटर का वेपर प्रेशर पता है कितना होता है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23.8 टॉर। टॉर क्या है? प्रेशर का यूनिट है। सर ये कैसे निकाला होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर? तो कुछ भी नहीं किया होगा, जो अभी मैंने बोला वही। एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या करेंगे? पानी लेंगे, पानी को हीट करना शुरू करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। वाटर का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, डिपेंड करेगा कितना बड़ा कंटेनर लिया है और कितना उसमें पानी है। ये सब चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर पे बात हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। और उस चीज़ में क्या होगा? एक पर्टिकुलर 4 मॉलिक्यूल अगर इवोपोरेट हो रहे हैं तो वापस से 4 मॉलिक्यूल कंडेंस भी करेंगे। एक इक्विलिब्रियम वहां पे जब तक नहीं बनता तब तक हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। जैसे ही इक्विलिब्रियम बन गया कि 4 ऊपर जा रहे थे वेपर बन गए और 4 वापस नीचे होके कंडेंसेशन होके वापस वेपर से लिक्विड में आ गए, एक इक्विलिब्रियम बन गया, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है वेपर प्रेशर है। जैसे वाटर का अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो 23.8 टॉर ये प्रेशर पे वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम आता है। इतना प्रेशर वहां पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया ऊपर नीचे होने वाला। इसको प्रेशर से यहाँ पे पिस्टन लगा दिया टाइट एकदम, जिसमें से एयर ना जा पाए। तो यहाँ पे इस पिस्टन में हमने जब देखा तो ये कितना प्रेशर महसूस कर रहा था? 23.8 टॉर। ठीक है। अब वेपर तो प्रेशर बनाएगी ना, बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो प्रेशर बनेगा। वो प्रेशर हमने देखा कि वाटर के केस में 23.8 टॉर था और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ये प्रेशर बनता ही नहीं अगर ये कंटेनर ओपन होता तो ये कंटेनर हमने क्या करके रखा है? एकदम टाइटली क्लोज्ड करके रखा है, इसीलिए वहां पे प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है उसी प्रेशर को हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर। चलो आगे की बात। अब मतलब ओपन कंटेनर में हमको बात करके फायदा ही नहीं है, इसीलिए हम ओपन कंटेनर की कभी बात करेंगे ही। अब ओपन कंटेनर में गैस तो एस्केप कर जाएगी तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। गैस का प्रेशर गैस का कंसंट्रेशन हम प्रेशर में मेजर करते हैं, है ना? आपने पढ़ रखा होगा ये स्टेट्स ऑफ मैटर में, PV = nRT। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे जो PV = nRT वाला फंडा लागू होगा या नहीं होगा? अब मेरे को एक बात बोलो, मान लो ये ऐसा कुछ ग्राफ है मेरे पास, नीचे है टाइम और y एक्सिस पे है मेरे पास प्रेशर ऑफ वेपर। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और ये ऐसा कुछ ग्राफ मेरे पास आया, ठीक है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है? तो ये क्या है? मतलब मैं प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये वाले टाइम के बाद धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ना कम हो गया वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या था? रेट ऑफ वेपराइजेशन जिस स्पीड से हो रहा था वो कम था रेट ऑफ कंडेंसेशन से। ये CON यानी कंडेंसेशन, VAP यानी वेपराइजेशन। यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ वेपर का प्रेशर जो था बढ़ता जा रहा था, मतलब क्या हो रहा था? कंडेंस कम हो रहा था, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था? ये बीकर है मान लो क्लोज वाला, तो धीरे धीरे वेपर बन रहे थे। अभी कंडेंस होना शुरू नहीं हुआ, कंडेंस होना शुरू नहीं हुआ था, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हो गए। वेपर बने, एक स्टेज ऐसी आ गई कि फिर कंडेंस होने भी शुरू हो गए, ठीक है?
कंडेंस होने भी शुरू होगा, तो यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यही जो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इसी को हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर। ग्राफ से समझाने की कोशिश की हमने आपको, ठीक है। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। यहां से आगे स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्योंकि जितने ऊपर वेपर बन रहे थे लिक्विड से गैस में, उतना ही वापस गैस से लिक्विड कंडेंस भी हो रहा था। एक इक्विलिब्रियम वहां बन गया, तो उसी और वहां का जो प्रेशर था उसी को हमने बोला वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात करो, वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। ये सारे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे जो भी हैं इनको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब है क्या, अब मान लो वाटर के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा आपको टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर ज्यादा दोगे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए तो वेपर देर से बनेंगे, वेपर देर से बनेंगे तो वेपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली वेपर बन जाएंगे, इजीली वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी इजीली बनेगा, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो वेपर प्रेशर जो है ये कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यानी अगर मैं बोलूं वाटर, तो वाटर क्या करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा, देखो HOH, तो इधर दूसरे ऑक्सीजन से, इधर दूसरे ऑक्सीजन से, ये दूसरे हाइड्रोजन से, ये दूसरे हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हमारा वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। और इसी को अगर मैं कंपेयर करूं इथिल अल्कोहल से, C2H5OH, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा हमारा इथिल अल्कोहल, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले के उसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी रहेगी, इनके मॉलिक्यूल की आपस में एक दूसरे से बहुत बनती है, तो इनको तोड़ने में मेरे को ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, इनको तोड़ने में कम टेम्परेचर लगेगा। अब ये वेपर देर से बनाएंगे, ये वेपर जल्दी बनाएंगे, ये वेपर जल्दी बनाएंगे, तो इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथिल अल्कोहल क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उसका वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर जल्दी बनेंगे तो प्रेशर भी जल्दी क्रिएट होगा, और वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी बात। अब देखो वेपर प्रेशर यानी समझ गया कि यार सर जब हम वेपर बनाएंगे किसी भी चीज को और उसको क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब एक बात और है कि यार अगर मान लो मैंने कुछ सब्सटेंस लिया वोलाटाइल, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस लिया मैंने, एक लिया वोलाटाइल और एक लिया मैंने नॉन वोलाटाइल, ठीक है।
वोलाटाइल मतलब वो जो किसी ना किसी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो जाता है उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये चीज वोलाटाइल है। ठीक है, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलेंगे वोलाटाइल। कोई चीज अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होती, नॉन वोलाटाइल, जैसे हमारे सॉलिड होंगे कुछ सॉलिड में जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ग्लूकोज, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ये क्या है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। और वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे हमारा वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या है हमारा, ये है वोलाटाइल सॉल्यूट है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है हमारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमारा क्या रहेंगे, जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखो सॉल्यूशन हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है अपने को। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, है कि नहीं भाई। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड में इवापोरेशन होगा, स्पीड में इवापोरेशन होगा तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, प्रेशर भी तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा वेपर प्रेशर। अभी एक बात समझो, सब्सटेंस समझ में आ गया, वोलाटाइल सब्सटेंस भी ले सकते हैं और कुछ नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर हमने डाल दिए और फिर वेपर प्रेशर पे उसका कोई फर्क पड़ता है क्या, ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी ये समझ लो कि ये कैसे होते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं। इनको वोलाटाइल नहीं होते ये। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उस चीज को हम वोलाटाइल बोलते हैं। जैसे वाटर 100 डिग्री में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह से ग्लूकोज, यूरिया, ये कैसे हमारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाल देंगे तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, ये हमको आगे देखना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, ये वोलाटाइल और ये नॉन वोलाटाइल। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा मैं, एक सॉल्यूट लूंगा, एक सॉल्वेंट लूंगा, उन दोनों को मिक्स करूंगा और मैं क्या बनाऊंगा, सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया और दोनों का मिलके बना लिया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का मिलके मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब यहाँ पे एक बात ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूट वोलाटाइल लिया कि नॉन वोलाटाइल। तो पहली केस 1 में हम लोग देखते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, कि भाई सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी मेरा कैसा है, वोलाटाइल है। सॉल्यूट भी मेरा वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। तो अभी मान लो मैंने क्या किया, ये मेरा सॉल्यूट था, ठीक है, क्लोज कंटेनर, यहाँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको मैंने प्योर लिक्विड है मेरे पास, ये ए का प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए का मेरे पास ये प्योर लिक्विड है। और इसका वेपर प्रेशर में बोल दिया P0 ऑफ E। वेपर प्रेशर इसको मैंने हीट किया, ये इसकी क्या वेपर्स बनी। यहाँ पे सिर्फ A के मोल्स थे, ठीक है, सिर्फ A के मोल्स थे, A के मोल्स के वेपर, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब ये कैसा है, प्योर A का है, प्योर A। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A को मैंने बोला P0 ऑफ A, P0 ऑफ A बोला मैंने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A को। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड किया, इसमें मैंने क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ B। ठीक है, एक दूसरे कंटेनर में मेरे पास B था, ये हो गया मेरा B। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, B के मोल्स रहेंगे। तो ये हो गया मेरा प्योर लिक्विड B, इसको मैं बोल दूं P0B। यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ B का रहेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B।
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर। अभी इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों भी वोलाटाइल सॉल्यूट है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन में ये बड़ा कंटेनर लिया, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करूंगा तो अब ए के भी मोल रहेंगे और बी के भी मोल रहेंगे। तो ये ए का मोल, ये बी का मोल, ये ए का मोल, ये बी का मोल, ये ए का मोल, है ना। ए और बी दोनों के वहां पे क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो यहाँ पे तो बात हो गई थी प्योर है, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ए ही प्रेजेंट था, तो इसीलिए मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है। यहाँ पे वेपर प्रेशर, अब मेरे पास मिक्सचर है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि उस मिक्सचर में जो प्रेशर है वो ए का है या बी का है? तो ये हमको बताया साइंटिस्ट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया? एक राउल्ट्स लॉ दिया हमको। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, पहले समझ लो क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इधर इस साइड लिख दूंगा स्टेटमेंट। राउल्ट्स लॉ में ये बोला उसने कि भाई आपको अब इसमें इंडिविजुअल अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए का जो मोल फ्रैक्शन आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लो। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि भाई द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर वीपी यानी वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, अगर आपके पास मिक्सचर है दोनों भी वोलाटाइल का, तो जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ईच कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यही है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ कि भाई द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब अगर यहाँ पे तो सिर्फ ए था तो आपने पी नॉट ए लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ बी था तो आपने पी नॉट बी लिख दिया। ये प्योर पी नॉट ए लिखा प्योर के लिए, पी ए लिखा मैंने मिक्सचर के लिए कि भाई पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में ए का कितना पार्शियल प्रेशर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से, बी का कितना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ये हमको दिया लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। अब मोल फ्रैक्शन किसी को निकालते नहीं आता तो मैं बता दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऊपर ए के मोल, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ टोटल मोल, ए प्लस बी। यहाँ पे ए और बी दो का सॉल्यूशन है तो ए प्लस बी। बी का मोल फ्रैक्शन कैसा होगा? ऊपर बी के मोल, नीचे टोटल मोल, ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऊपर बी के मोल, नीचे टोटल मोल, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऊपर ए के मोल, नीचे टोटल मोल, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो अब वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? वहां क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए का मोल फ्रैक्शन से, पार्शियल प्रेशर जो बी पे है वेपर प्रेशर वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैं क्या करूं? तो पहले इतना नोट डाउन करो, हो गया? चल
partial vapor pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A। ये मेरे को पता है कि भाई A का पार्शियल प्रेशर है वो A के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मेरे को अब क्या करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटानी है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटानी है। तो मैं K लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं K लिख देता हूँ, PA इज इक्वल्स टू K इंटू XA। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे K लिख दिया। अब ये K की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये K है क्या। तो मान लो अगर मेरे पास स्टार्टिंग में प्योर है, लेट अस कंसीडर प्योर है, अगर मेरे पास सिर्फ A होता, B के मोल होते ही नहीं, A ही होता तो क्या होती इसकी वैल्यू, PA की वैल्यू क्या होती, A ही होता तो PA इज इक्वल्स टू K इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता 1। भाई मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, A के मोल नीचे टोटल मोल। अब सिर्फ A ही प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, लेट अस कंसीडर प्योर है, प्योर है मतलब उसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो ऊपर A के मोल नीचे टोटल मोल में भी 1/1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ मैंने वैल्यूज रखी इसकी, तो PA इज इक्वल्स टू K इंटू मोल फ्रैक्शन A का 1 ही आएगा अगर प्योर A लिया है तो ये हो जाएगा PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K P0 PA K की वैल्यू क्या आ जाएगी, P0, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है ना, प्योर A है तो P0 A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम K की जगह लिख सकते हैं P0 A, K की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P0 A। तो यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आई कि PA इज इक्वल्स टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह से B का लिख सकता हूँ मैं, जिसको कुछ नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला उठाओ खत्म करो, PB इज इक्वल्स टू P0 ऑफ B इंटू ZB। इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ने हमको, डाल्टन ने यही तो बताया था कि भाई जो ये होते हैं वो क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो कांस्टेंट होता है। डाल्टन लॉ यही तो था, डाल्टन लॉ कि भाई टोटल प्रेशर जो होता है वो सारे पार्शियल प्रेशर मिक्स करके ही सॉल्यूशन का बनता है। मतलब अगर सॉल्यूशन में A है B है, उन दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करोगे तो आपको टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा। यही तो है डाल्टन्स लॉ। तो PA इज इक्वल्स टू P0 A इंटू जीटा है। ये दो फॉर्मूले याद करो, खत्म करो, और जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। PA इज इक्वल्स टू P0 A इंटू जीटा A। P यहाँ पे PA क्या है सर, तो PA है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल लिखना बहुत जरूरी है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल क्यों बोला, पार्शियलिटी कर रहे हैं ना अपन, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, फिर सिर्फ B की, तो इसीलिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। PB क्या रहेगा, सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। P0 A क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। P0 B क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ठीक है। P0 A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P0 B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, XA क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं, ऊपर A के मोल नीचे टोटल मोल, XB रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये फॉर्मूला हमको बहुत काम में आने वाला है। अब इसका अगर टोटल प्रेशर पूछ ले तो इसको और इसको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर क्या होगा, ये हो गया, ये मिटा दो, ओके। टोटल वेपर प्रेशर अगर पूछेगा, टोटल वेपर प्रेशर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इस सॉल्यूशन में A और B का पूछा तो PT इक्वल्स टू हो जाएगा PA प्लस PB, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, तो ये हो जाएगा PT। तो PA यानी क्या है, P0 A जीटा A प्लस P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये हो जाएगा PT। टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का रहेगा वो रहेगा प्योर A का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B।
पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, जब इन दोनों की एडिशन करा तो पीटी का वैल्यू जो आ रहा था इसके इक्वल आ रहा था। ठीक है, चलो ये हो गई सारी बातें वेपर प्रेशर की। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर यानी क्या समझ में आया? ठीक है, राउल्स लॉ क्या है? वेपर प्रेशर अगर पूछे तो बोलना प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का पूछा है, बी का पूछा है तो बी, पूरे सॉल्यूशन का पूछेगा तो ए और बी की एडिशन करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन में अगर दूसरे कुछ है तो उनकी भी क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस देख लो, पार्शियल प्रेशर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो जैसे इफ क्वेश्चन पूछ दिया, इफ 0.94 ग्राम ऑफ फेनॉल, 0.94 ग्राम ऑफ फेनॉल and 0.92 gram of toluene are mixed, find partial pressure of benzene, partial pressure of phenol and toluene। और दूसरा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी पूछा है, टोटल प्रेशर भी पूछा है। राउल्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो भाई पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली उसके मोल फ्रैक्शन से। सबसे पहले क्या पार्शियल प्रेशर निकालना है हमको, तो इसमें एक वैल्यूज और गिवन है हमको। पी नॉट की वैल्यूज दे रखी है, प्योर सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल की वैल्यू दे रखी है 400 mmHg। ठीक है, और पी नॉट ऑफ टोलिन दे रखा है 200 mmHg। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है। पार्शियल प्रेशर पूछा मतलब फिनॉल का, मतलब पी नॉट ऑफ फिनॉल नहीं पूछा, पी ऑफ फिनॉल पूछा। तो पी ऑफ ए यानी क्या था? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसी तरह से पी ऑफ फिनॉल क्या होगा? पी नॉट ऑफ फिनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल। पी नॉट ऑफ फिनॉल की वैल्यू दे रखी है हमको 400 मल्टीप्लाई बाय, अब ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल मतलब ऊपर फिनॉल के मोल, नीचे टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन निकालना पड़ेगा हमको। तो इधर निकाल लो साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल, गिवन मास ऑफ फिनॉल कितना है 0.94 अपॉन मोलार मास कितना आता है फिनॉल का C6H5OH। ये 6 12 6 72 प्लस 6 प्लस 16, तो ये होगा 94। तो ये आ जाएगा 0.01 मोल, है ना, बन ये 0.01 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसी तरह टोलिन निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन, तो ये हो जाएगा कितना है 0.92 अपॉन 92, तो ये हो जाएगा 0.01 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन 0.01, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल भी 0.01। क्या हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 0.01 मतलब 10 की पावर -2 मतलब ये हो जाएगा 4 पी नॉट ऑफ फिनॉल। एक सेकंड, सॉरी, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल रखना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल कितना आएगा? ऊपर फिनॉल के मोल, नीचे टोटल मोल, फिनॉल के मोल प्लस टोलिन के मोल। तो फिनॉल के मोल कितने हैं 0.01 और नीचे रहेगा 0.02, मतलब इसको इस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 मतलब 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 मतलब इसका आंसर आएगा 200 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ फिनॉल
सिमिलरली हम यहाँ कर सकते हैं P ऑफ टोलिन इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ टोलिन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। P नॉट ऑफ टोलिन कितना निकाला हमने, कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 200 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। तो ऊपर टोलिन के मोल कितने हैं 0.01, नीचे टोटल मोल 0.2, इसका भी 1/2 मतलब 0.5, तो इसके आ जाएगा 100 mmHg P नॉट तो P ऑफ टोलिन। एकदम सिंपल सा सवाल था रोल्स लॉ के बेसिस पे। P नॉट ऑफ फिनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल और P ऑफ टोलिन। अब टोटल पूछ लिया, टोटल तो P ऑफ PT यानी क्या होगा, टोटल P नॉट ऑफ टोलिन प्लस टोटल P टोटल यानी क्या होगा P ऑफ फिनॉल प्लस P ऑफ टोलिन, टोटल वेपर प्रेशर। तो ये है 200 प्लस वो हो गया 100 दैट इज इक्वल्स टू 300 mmHg टोटल वेपर प्रेशर। ये क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फिनॉल, वो क्या था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन, और ये क्या है टोटल वेपर प्रेशर, दोनों का सॉल्यूशन था। ठीक है, कॉपी करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो रोल्स लॉ पे। क्वेश्चन और देख लो, 92 ग्राम एन प्रोपेनॉल इज मिक्स्ड विद ग्राम एन प्रोपेनॉल इज मिक्स्ड विद 64 ग्राम मिथेनॉल। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर। वही टोटल वेपर प्रेशर बताओ इस सॉल्यूशन का कितना होगा। P नॉट ऑफ प्योर एन प्रोपेनॉल का आपको ये दे रखा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एन प्रोपेनॉल दे रखा है 60 mmHg, और प्योर मेथनॉल का दे रखा है, प्योर मेथनॉल का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 50 mmHg। क्या क्या वैल्यू लगेगी हमको इसके लिए, क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे P नॉट ऑफ एन प्रोपेनॉल इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ एन प्रोपेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेनॉल। ठीक है, तो P नॉट एन प्रोपेनॉल दे रखा है 60 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे एन प्रोपेनॉल की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल इज इक्वल्स टू ऊपर प्रोपेनॉल के मोल, नीचे टोटल मोल, प्रोपेनॉल प्लस और क्या है मिथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल निकालने के लिए ऊपर हम लोग ले लेंगे 92 ग्राम है एन प्रोपेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल 92 ग्राम अपॉन एन प्रोपेनॉल का होता है CH3 CH2OH, तो ये 12 into 2 24, 3 into 5 6, और ये हो जाएगा 16, 6 12 और 16 ये बन इधर 46, मतलब ये हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा एन प्रोपेनॉल के 2 मोल है मेरे पास। ठीक है, बहुत छोटा हो रहा है क्या, एन प्रोपेनॉल दिख रहा क्लियर, एन प्रोपेनॉल के 2 मोल है। उसके बाद इथेनॉल के कितने मोल है मेरे पास, इथेनॉल के मोल निकाल लो। इथेनॉल के ऊपर कितना है मेरे पास, मिथेनॉल है, सॉरी
मिथेनॉल का ऊपर 64 ग्राम, नीचे लिख लो मोलार मास CH3OH, तो ये हो जाएगा 4, 16 + 4 20 और 12 32। इसके भी 2 मोल है, मिथेनॉल के भी 2 मोल है मेरे पास, ठीक है, इसके 2 मोल है और इसके भी 2 मोल है, तो इसके लिए हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 मोल, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल भी हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 60 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 30 mmHg। और ये हो जाएगा मिथेनॉल मोल पार्शियल प्योर ए का पार्शियल प्रेशर मिथेनॉल का मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, तो ये P0 कितना दे रखा है इसका 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 25 mmHg। तो टोटल पूछा है हमको, तो टोटल आ जाएगा 30 + 25, प्रोपेनॉल प्लस मिथेनॉल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 30 + 25 दैट इज इक्वल टू 55 mmHg, ठीक है, ये होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन करा दिया आपको राउल्स लॉ के ऊपर। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कोलिगेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी अपन ने क्या देखा, दोनों भी सॉलिड वोलाटाइल है, ठीक है, एक सॉलिड नॉन वोलाटाइल डालेंगे तो क्या होगा और उसका हमारे सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसके और राउल्स लॉ के दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।